तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में बेसिकली हम सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें दो टॉपिक हम करेंगे, एक तो सोल्यूबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले हमें सोल्यूबिलिटी क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले हम सोल्यूबिलिटी समझेंगे। सोल्यूबिलिटी तो देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान देना। एग्जांपल, अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन बनाना चाहूँ, NaCl सॉल्यूशन में अगर बनाना चाहूँ बेटा, तो मुझे क्या क्या लगेगा, मेरे पास होना चाहिए फिर वाटर, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है आपका, मेरे पास वाटर होना चाहिए, बराबर है। और इसमें मैं डालूंगा NaCl, तभी तो NaCl सॉल्यूशन बनेगा। और NaCl जो है यहाँ पे एज अ सोल्यूट काम करेगा, एज अ सोल्यूट। और ये देखो, ये जो NaCl सॉल्यूशन में बना रहा हूँ, ये 1 लीटर बनाने वाला हूं मैं। कितना सॉल्यूशन बनेगा? 1 लीटर। और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है, जरा ध्यान देना। अगर आपने 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन अगर बनाया, 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन अगर बनाया, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है कि 1 लीटर NaCl के सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा 360 ग्राम, ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा 360 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है। कितना NaCl डिसॉल्व हो सकता है? 360 ग्राम। या फिर अगर आप मोल में लिखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा 6 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा 25 डिग्री सेल्सियस पे है। कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। हमें तो सोल्यूबिलिटी समझना है भाई। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, सोल्यूबिलिटी निकालना कैसे है, तो देखो सुनो, सोल्यूबिलिटी क्या होता है। सोल्यूबिलिटी मतलब 1 लीटर में, ध्यान देना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आप बनाते हो NaCl का, तो 360 ग्राम NaCl वहां पे क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो मैं अगर सोल्यूबिलिटी निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, सोल्यूबिलिटी को मैं S से डिनोट कर रहा हूं। तो कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ, देखो 360 ग्राम। कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ? 360 ग्राम। कितने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कितना बनाया हमने, 1 लीटर का, तो 1 लीटर में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये होता है सोल्यूबिलिटी। तो 360 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा, 360 ग्राम पर लीटर। दैट्स इट, ये हो गया सोल्यूबिलिटी। कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन के अंदर, बेटा ये ग्राम में निकाला, आप चाहे तो मोल में भी निकाल सकते हो ना, हमारे पास मोल का भी डाटा है। 6 मोल NaCl डिसॉल्व होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे मोल में भी आप सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो। कितना मोल सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, 6 मोल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 मोल। और कितने लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे मोल सोल्यूबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 6 मोल पर लीटर, 6 मोल पर लीटर। तो सिंपल है सोल्यूबिलिटी, कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ना सवाल आता है बोर्ड में, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। तो आपको वहां पे सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन देखो क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ, पर लीटर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर। तो ये है सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, क्या लिखा है, कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ध्यान देना, सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए। ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है बेटा, कैसे पता चला, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर आपने सॉल्यूशन अगर बनाया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 360 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी है और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी होना चाहिए। ये जो हमारा डाटा है 360 ग्राम, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो ये होती है सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन। क्या है सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर। ऐसी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया सोल्यूबिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। तो चलो डाल दो हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, ये है हमारा नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, हाँ, तो देखो सबसे पहला फैक्टर जो इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब सुनो, इसको मैं समझाता हूं। इसका ना एक नियम है,
एक रूल है कि भाई कौन सा सोल्यूट किस सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, उसका रूल क्या है मैं पहले रूल लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। इसका रूल है लाइक्स डिजोल्व इन लाइक्स। हम हमेशा बोलते हैं लाइक्स डिजोल्व इन लाइक्स, हम बोलते हैं लाइक्स डिजोल्व इन लाइक्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। लाइक्स डिजोल्व इन लाइक्स का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो हमें पता है बेटा, हमें क्या पता है कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट जैसे कि आप NaCl ले लो, जैसे कि क्या ले लो आप NaCl, वो हमेशा क्या होता है बेटा, वो हमेशा पानी में घुलता है, वो हमेशा वाटर में क्या होता है, डिजोल्व होता है। सॉल्ट हमेशा वाटर में क्या होता है बेटा, डिजोल्व हो जाता है। ये तो हम सबको पता है, ये तो हम सबको पता है, सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन क्यों, क्यों डिजोल्व होता है ये मैं समझाने वाला हूं। तो जरा ध्यान देना, अगर आपने मान लो वाटर ले लिया, एक बीकर में क्या ले लिया बेटा, वाटर ले लिया, लेट सपोज ये है वाटर, ये है वाटर बीकर में, ठीक है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, या आपने वाटर लिया हुआ है और इसमें डाल दिया NaCl, बराबर है। अब NaCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। जैसे ही आप पानी में डालोगे ये जो सॉल्ट है ये आयंस में टूट जाएगा, आयंस में ब्रेक डाउन होगा इसका, और आपको मिलेगा एक आयन Na+ और दूसरा आयन मिलेगा Cl-। तो देखो NaCl जो है, NaCl वो जैसे ही पानी में डालते हो आप तो उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन द सेम वे जो H2 है, मैं H2 का अगर स्ट्रक्चर निकालना चाहूँ तो H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, V शेप, ये H2 का स्ट्रक्चर है। और सबको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है आपको इसके ऊपर चार्जेस नहीं दिख रहे, दिख रहे ना चार्जेस, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्जेस आते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो यहाँ पे ना ये वाटर जो है ये पोलर है, ऐसा है पोलर। और इन द सेम वे आप सॉल्ट को भी ऑब्जर्व करो, सॉल्ट में भी तो चार्जेस दिख रहे हैं, तो सॉल्ट भी क्या है, पोलर, सॉल्ट भी क्या है, पोलर। अब लाइक्स डिजोल्व इन लाइक्स का मतलब क्या होता है, पोलर डिजोल्व इन पोलर। सेम चीज में डिजोल्व हो सकती है, सेम चीज में डिजोल्व हो सकती है बेटा। NaCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो NaCl वाटर में डिजोल्व होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, जरा समझो। अब देखो NaCl को जैसे ही आपने पानी में डाला, यहाँ पे हुआ क्या है, Na+ और Cl- में NaCl टूट गया। अब ये टूटा तो पानी के अंदर ही है, और पानी में जो ऑक्सीजन है, ध्यान देना, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो बेटा पानी में जितना भी ऑक्सीजन होगा वो Na पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो होगा कुछ यूं, होगा कुछ यूं। ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पानी में जितना भी ऑक्सीजन है वो इस Na पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, और Na के ऊपर चार्ज कौन सा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन Na पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इन द सेम वे सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो Cl- है, और जो पानी है, पानी में वाटर में H के ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज है, तो पानी में जितने भी H है वो इस Cl- की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पानी में क्या होने वाला है, जितने भी H होंगे, H+ होंगे, वो बेसिकली Cl- की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ऐसा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब ऐसा होने से क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे गौर करना, O- और Na+ के बीच में बॉन्ड बनेगा। वैसे ही H+ और Cl- के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड होता क्या है, अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अब ये जो NaCl है वो पानी में डिसॉल्व क्यों हुआ है, बेसिकली जैसे ही NaCl को आप पानी में डालते हो, Na पॉजिटिव में टूट गया, Cl नेगेटिव में टूट गया, और Na पॉजिटिव को किसने घेर लिया, O- ने घेर लिया, और Cl- को किसने घेर लिया है बेटा, H+ ने घेर लिया। अब देखो अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वापस मिलना भी चाहेंगे तो मिल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक बन गई है प्रोटेक्टिव लेयर। अगर ये मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्ट बनेगा नहीं, अगर सॉल्ट बना नहीं है मतलब क्या हो गया बेटा, सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो चुका है। अब खुद से दिमाग लगाओ, ये सॉल्ट पानी में डिसॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि Na के पास भी, मतलब सॉल्ट के पास भी चार्जेस थे और वाटर के पास भी क्या थे, चार्जेस थे, मतलब NaCl भी पोलर था और वाटर भी क्या था, पोलर। तो लाइक से डिसॉल्व इन लाइक, सेम चीज में डिसॉल्व होती है। तो बेटा पोलर डिसॉल्व इन पोलर, लाइक डिसॉल्व इन लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। और अगर दोनों नॉन पोलर हो तो भी डिसॉल्व हो सकते हैं। हम लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक्स में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होगी तो नॉन पोलर चीज में डिसॉल्व होंगी। लाइक्स इन लाइक्स का, लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक्स का मतलब क्या निकला यहाँ पे, पोलर डिसॉल्व इन पोलर या फिर
नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, ये इसका मतलब निकलता है। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो लाइक डिजॉल्व इन लाइक का मतलब एक और होता है कि कोई भी चीज अगर डिजॉल्व हो रही है एक दूसरे में तो वहां पे उनके पास सिमिलर केमिकल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सिमिलर केमिकल कैरेक्टर। सिमिलर केमिकल कैरेक्टर, जैसे कि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है तो दोनों का सिमिलर केमिकल कैरेक्टर है। या फिर सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिमिलर केमिकल कैरेक्टर होगा, या लाइक से डिजॉल्व इन लाइक ही होता है, इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर केमिकल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे दोनों पोलर होने चाहिए, दोनों नॉन पोलर होने चाहिए। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखो, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये भी एग्जाम्पल आपको पता ही है बेटा, अगर आपने शुगर ले लिया, शुगर, और उसको पानी में डाल देते हो, वाटर में डाल देते हो, तो सबको पता है शुगर जो है वो पानी में क्या हो जाता है? बेसिकली डिजॉल्व हो जाता है। होता है नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि शुगर जो होता है वो पोलर होता है, एंड एट द सेम टाइम वाटर भी क्या होता है बेटा? पोलर होता है। और हमें पता है लाइक्स डिजॉल्व इन लाइक्स, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे काम कर जाती है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, अगर आप कोलेस्टेरॉल लेते हो, कोलेस्टेरॉल, और उसको बेंजीन में डालते हो तो कोलेस्टेरॉल बेटा बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है। कोलेस्टेरॉल बेंजीन में क्या हो जाता है? डिजॉल्व। क्यों? क्योंकि कोलेस्टेरॉल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। कोलेस्टेरॉल तो नॉन पोलर होता है, एंड एट द सेम टाइम बेंजीन भी क्या होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। तो लाइक्स डिजॉल्व इन लाइक्स। एक और एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नैप्थेलिन। नैप्थेलिन, नैप्थेलिन को आप अगर बेंजीन में डाल देते हो तो नैप्थेलिन बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है। आप अपने टेक्स्ट बुक देखो, वहां पे एक सवाल लिखा है, व्हाई नैप्थेलिन डिजॉल्व इन बेंजीन, व्हाई नैप्थेलिन डिजॉल्व इन बेंजीन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अभी तो पता चल गया ना बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। और इस नॉन पोलर बेंजीन में अगर नैप्थेलिन डिजॉल्व हो रहा है मतलब नैप्थेलिन भी क्या होगा? नॉन पोलर। तो आपको अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाई नैप्थेलिन डिजॉल्व इन बेंजीन, बिकॉज हम बोलेंगे कि भाई नैप्थेलिन भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, दोनों का केमिकल कैरेक्टर क्या है? सेम है, जिस वजह से नैप्थेलिन बेंजीन में इजीली क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। आप जरा ध्यान देना, एक और एग्जांपल, अगर मैं ऑयल ले लूं, ऑयल, और उसको वाटर में डालूं तो बेटा ये डिजॉल्व नहीं होता है। ऑयल पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता, डिजॉल्व होता नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों का केमिकल कैरेक्टर सेम नहीं है। बेटा वाटर तो पोलर होता है, ये तो हमें पता चल ही गया है, लेकिन ऑयल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो लाइक्स डिजॉल्व इन लाइक्स ना, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो एक दूसरे में घुलती नहीं है। ऑयल कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो देखो, तो आपको ये पहला फैक्टर समझा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा या नहीं। क्लियर बात एकदम? ठीक है, ये हो गया पहला फैक्टर। अब पढ़ेंगे हम सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो है, जो हमें पढ़ना है वो है टेम्परेचर। आप हेडिंग डाल दो टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मैं दो केसेस कराऊंगा। पहला केस है केस वन। केस वन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। बेटा हम सबको पता है दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसको करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो जिसमें हीट रिलीज होती है बेसिकली। तो एंडोथर्मिक का एग्जांपल देखो, मैं सबसे पहले एंडोथर्मिक का एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। एग्जांपल है इसका, अगर मैं KCl ले लूँ, KCl बेसिकली एक सॉल्ट है, ठीक है, और इसको पानी में डाल दूँ तो ये KCl पानी में जब KCl को अगर मैंने पानी में डाल दिया तो बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है ना, ये एंडोथर्मिक होती है। कैसी रिएक्शन होती है बेटा? एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन नहीं, एंडोथर्मिक। अब सुनो, मतलब KCl पानी में डिजॉल्व होता है, लेकिन कब? क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। ध्यान देना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने KCl ले लिया और इस KCl को आपने अगर पानी में डाल दिया, पानी में डाला, तो ये KCl डिजॉल्व होगा पानी में, लेकिन कब? जब आप हीट करोगे तब। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें आपको हीट देना पड़ता है वो रिएक्शन करवाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि KCl पानी में डिजॉल्व हो तो हमें हीट देना पड़ेगा। बेटा हीट देने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर को बढ़ाना, बराबर है। मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये जो KCl है ये पानी में क्या हो जाएगा? घुलते जाएगा, डिजॉल्व होते जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उस केस में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर हो गया ये? देख लो एक बार एग्जाम्पल। क्लियर? अब एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल देखो। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एक्सोथर्मिक में क्या होने वाला है? केस टू एक्सोथर्मिक के केस में पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक, मैं इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ एक्सोथर्मिक का। अगर आपने मान लो CaCl2 ले लिया और उसको पानी में डाल दिया तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। CaCl2 को अगर पानी में डाला तो रिएक्शन कैसी होती है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की खासियत क्या है? जब ये रिएक्शन होंगी तो हीट रिलीज होंगी। इन द सेंस, अगर आपने CaCl2 ले लिया, CaCl2 ले लिया और इसको पानी में डाल दिया, इसको डाल दिया पानी में, तो जब CaCl2 घुलेगा, डिजोल्व होगा, तो यहाँ पे हीट रिलीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हीट रिलीज होनी चाहिए। जितनी हीट रिलीज होती जाएगी उतना CaCl2 जो है वो डिजोल्व होते जाएगा पानी में। समझ में आ रहा है? एक्सोथर्मिक का मतलब जितनी हीट यहाँ पे रिलीज होती जाएगी, जितनी हीट यहाँ से बाहर निकलती जाएगी, उतना CaCl2 वाटर के अंदर क्या होते जाएगा? डिजोल्व होते जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ पे हीट दे दी, उल्टा काम कर दिया, यहाँ पे तो हीट रिलीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हीट रिलीज होनी चाहिए, तभी CaCl2 जो है वो पानी में डिजोल्व होगा, बराबर है। लेकिन आपने उल्टा काम कर दिया, आपने यहाँ पे बर्नर लगा के हीट दे दी, तो बेटा आपने हीट दी मतलब टेम्परेचर क्या किया? बेसिकली बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है बेटा, इसमें क्या होना चाहिए? हीट रिलीज होनी चाहिए, सिस्टम की हीट कम होनी चाहिए। आपने उल्टा टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अगर ऐसा कर दिया आपने तो इसकी सोल्युबिलिटी घटेगी। देखो, हीट रिलीज होने से ये डिजोल्व हो रहा है ना, उल्टा आप उसको हीट दे रहे हो तो ये डिजोल्व थोड़ी ना होगा। ये रिएक्शन कैसी आ जाएगी? एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन तो वापस आने लगेगी अगर आपने हीट किया तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? सोल्युबिलिटी घटती है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर अगर घटा दे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे बेटा सोल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना देख लो तो एक बार जल्दी से इसको देख लो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं। देखो, आप अपने टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करना, वहां पे ना एक ग्राफ बना हुआ है, वहां पे उस ग्राफ में कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? देखो, NaBr, उस ग्राफ में देखना जरा, NaBr, NaCl और KCl, इन तीन जो कंपाउंड इनके ग्राफ देखो, NaBr, NaCl और KCl के आप जरा ग्राफ देखना, जो कॉपी में आपके ग्राफ बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, आप देखोगे इनके ग्राफ में आप पाओगे क्या होता है बेटा, इनकी रिएक्शन जो होती है, इनकी रिएक्शन में आप पाओगे कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे क्या होता है ग्राफ में? देखो, आप ऑब्जर्व करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है? वहां पे बढ़ रही है। इनके ग्राफ, अगर इनके ग्राफ देखोगे ना, ऐसे आते हैं, ऐसे ग्राफ दिखेंगे ऊपर जाते हुए। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, स्लाइटली बढ़ती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी इनकी बढ़ रही है, अगर इनकी बढ़ रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे बेटा? एंडोथर्मिक। मतलब ये सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसके एंडोथर्मिक के ग्राफ से पता चला हमें, क्योंकि जब हमने ग्राफ देखा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी वहां पे बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कहाँ पे बढ़ती है? एंडोथर्मिक में। मतलब ये सारे के सारे रिएक्शंस कौन से होंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। देखो, तो इतना समझ में आया? और भी एग्जांपल है, आप देखना, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, आप इनके भी ग्राफ देखोगे ना, तो वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी वहां पे भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल अमाउंट में बढ़ रही है। मतलब इसका ग्राफ भी ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे। यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। लेकिन इन दोनों के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है हमें ग्राफ में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ये भी रिएक्शंस कैसी होंगी बेटा? एंडोथर्मिक होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है, एंडोथर्मिक की ये भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो Na2SO4 है। जरा आपकी कॉपी टेक्स्ट बुक में देखना, Na2SO4 का ग्राफ आपको नीचे आते हुए दिखाएगा, ऐसा नीचे आते हुए। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे सोल्युबिलिटी घटते हुए दिखेगी आपको। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप पाओगे कि यहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है, घटते हुए दिखेगी। ये एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है उस ग्राफ में जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घट रही है। बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी कहाँ पे घटती है? अगर वो रिएक्शन कैसी हो? एक्सोथर्मिक हो। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। कौन सी रिएक्शन का ग्राफ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि सीईटी में एमसीक्यू इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसको देख लो अच्छे से, और चाहे तो अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो, ठीक।
ओके तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में टेम्परेचर जो सेकंड फैक्टर, इसी में एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही हमें वापस से देखना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन किसके ऊपर? ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप इस हेडिंग को अच्छे से देखो, क्या हमें पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। समझाता हूं मैं, मतलब समझाता हूं, जरा ध्यान दो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि वाटर बोल दो आप, जैसे कि क्या बोल दो? वाटर। और यहाँ पे जो मैं सोल्यूट लेने वाला हूँ वो गैसियस फॉर्म में लेने वाला हूँ। ये सोल्यूट गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, ये गैस है और ये सोल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक। अब सुनना मेरी बात, क्या गैस, आप खुद से सोच के देखना, क्या गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है इजीली? क्या गैस लिक्विड में इजीली डिसॉल्व होती है? बेटा नहीं होती ना। गैस इजीली डिसॉल्व नहीं होती है लिक्विड में, समझ रहे हो आप? गैस इजीली लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इस गैस को किस में कन्वर्ट कर दूं? लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, तो लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। मेरी बात पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूं। गैस इजीली डिसॉल्व नहीं होती है लिक्विड में, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया तो लिक्विड में डिसॉल्व होगा, समझ रहे हो? ठीक है। तो गैस वे को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, समझ रहे हो? कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। देखो क्या है ना, अगर आप सॉलिड है, सॉलिड को हीट करते हो तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करते हो तो क्या बनती है? गैस बनती है, बराबर। अगर आपको गैस को लिक्विड बनाना है, गैस को आपको क्या बनाना है? लिक्विड बनाना है, तो बेसिकली गैस से हीट निकालनी पड़ेगी। तो सॉलिड को हीट करने के बाद लिक्विड बना, लिक्विड को हीट करने के बाद गैस बना। अगर आप गैस से लिक्विड बनाना चाहते हो तो गैस से हीट निकालनी पड़ेगी। अगर गैस से लिक्विड बनाना चाहते हो, मतलब कंडेंस करना चाहते हो, तो इससे हीट निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, ये कैसी प्रोसेस होती है बेटा? एक्सोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट आपको निकालनी पड़ेगी, हीट रिलीज करनी पड़ेगी, तभी जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, बराबर। तो गैस लिक्विड में इजीली डिसॉल्व नहीं होती, तो हमने सोचा कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, जो कि प्रोसेस है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और अभी अभी हमने पढ़ा, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सोल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? घटती है। आप खुद से दिमाग लगाओ, आप गैस को लिक्विड में घुलाना चाहते हो, डिसॉल्व करना चाहते हो, और आपने यहाँ पे अगर हीट कर दिया तो काम तो उल्टा हो जाएगा ना। ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने हीट किया। तो और गैस जो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इसको डिसॉल्व होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो याद रखना है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? घटती है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो, मान लो इसका टेम्परेचर कम कर दिया आपने, इस गैस का टेम्परेचर, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस जो है फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो डिसॉल्व होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप टेम्परेचर कम करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर। नाउ थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं हम। थर्ड फैक्टर है बेटा हमारा प्रेशर। थर्ड फैक्टर क्या है? प्रेशर। प्रेशर अगेन हम यहाँ पे भी सोल्युबिलिटी चेक करेंगे। सोल्युबिलिटी किसकी? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस से चेक करेंगे इन लिक्विड। यहाँ पे भी हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही चेक करने वाले हैं, ठीक है। मतलब देखो जरा ध्यान देना अच्छे से। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिक्विड ले लिया, लेट अस सपोज मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे लिक्विड, वाटर मान लो, ठीक है, वाटर। और ऊपर ले ली मैंने गैस, ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल है, ऊपर यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल जो कि हमारा सोल्यूट है। अब हमें नेचुरली तो पता ही है, गैस तो लिक्विड में इजीली डिसॉल्व होती नहीं है, गैस इजीली लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती है। लेकिन हम समझ सकते हैं, अगर मैंने इस गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर से एक बार, गैस तो लिक्विड में इजीली डिसॉल्व होती नहीं है, लेकिन इस गैस को अगर मैंने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो ये जो गैस होती है ना, गैस में मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं या एटम्स जो रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और लिक्विड की अगर बात करें, लिक्विड, तो लिक्विड में एटम के या फिर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो नजदीक रहते हैं। ऐसे अगर मैं इन गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा दूं, ध्यान देना, मैं अगर इस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाता हूं तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो सकती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। देखो अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। अगर इसको ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो बेटा इसके
इस लिक्विड में डिसॉल्व होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर से एक बार सुनो, ये गैस है ना, गैस तो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती है। अगर मैंने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं अगर इसका प्रेशर बढ़ा दूं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो ये डिसॉल्व होने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो फिर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है बेटा, बढ़ती है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैंने इस गैस का प्रेशर बढ़ाया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कौन, हेनरी लॉ। इसी को हेनरी लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करता है, हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है इसी को। समझ में आ रहा है। एक और पॉइंट है इसमें, जरा ध्यान देना, एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या है, देखो बेटा, ये तो हो गया सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। प्रेशर जब बढ़ाओगे गैस का तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। एक पॉइंट यहाँ पे है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ओवर सोल्युबिलिटी। अगर आप सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हो तो उसके सोल्युबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है बेटा, इसका कारण ये होता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड ये दोनों चीजें जो रहती है ये इनकॉम्प्रेसिबल रहती है। इनकॉम्प्रेसिबल, ये कॉम्प्रेस होती नहीं है। जैसे गैस कॉम्प्रेस होती है वैसे सॉलिड और लिक्विड कॉम्प्रेस होता नहीं है। तो हम सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, प्रेशर अगर बढ़ा भी देंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है। वैसे भी हमें ये पढ़ना नहीं है क्योंकि हमें सिलेबस में ये है नहीं। हमें सिलेबस में क्या है, हमें तो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हमें सिलेबस में क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही हमें सिलेबस में है, जिसको एक्सप्लेन कौन करता है, हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हेनरी लॉ।